सो व्हाट वी विल डू, आज का क्लास हम ज्यादातर चीजें बात करेंगे बेटा ऑल अबाउट क्लास 8. वी विल जस्ट रिवाइज क्लास 8. यू नेवर लर्न समथिंग कॉल्ड लाइट इन क्लास 9. ओके, आपने 8 में पढ़ा था, तो देखेंगे कितना कितना कुछ चीज याद है. कुछ बेसिक चीजें लिख रहा हूं सो दैट एंड योर चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. पहले पहले एकदम बच्चा बच्चा चीजें बने बात करेंगे. लाइट क्या होती है, ठीक है. तो लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और डिस्कशन कीजिएगा, सवाल पूछिएगा जो भी आपको पूछना है. लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ, डिस्कशन बोला, डिस्कशन ही लिख दिया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. ये हमें पता है. और अगर आप लाइट को और अच्छे से पढ़ना चाहो तो देखो ऐसे हम पढ़ेंगे. कुछ चीजें आपके बुक में होंगी, कुछ अलग चैप्टर्स में होंगी. ये जो चीज है ना, इस चीज को हम कहते हैं ईएमएस. ईएमएस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप मजा लोगे तो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो सूरज जब हमें रोशनी दे रहा है ना, व्हेन यू आर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, बिकॉज योर आईज कैन ओनली सी द लाइट पार्ट, सो यू बिलीव कि हमें सनलाइट से सिर्फ सूरज मिल रहा है, सॉरी सूरज से हमें सिर्फ लाइट मिल रहा है. ऐसी बात नहीं है. अगर आप देखो तो आपको सनलाइट से बेसिकली मिलता है एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मतलब बहुत बड़ी चीज मिल रही है आपको, ठीक है. हायर लेवल में बात करेंगे. और स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, गाड़ी गाड़ी एक्स यूवी, फिर आप लिखिए इन माई रेंज. कुछ ना कुछ तो मजेदार चीजें सीखना ही मिलेगा ना. गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, समझ में आया. अब एक एक को रिलेशन देते हैं कि इनमें हमें मिल क्या रहा है. सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है बेटा, सबसे पहले गाड़ी. गाड़ी का मतलब है, सबका एक एक मीनिंग होगा. हाँ, एक्स का एक मीनिंग होगा, यूवी का एक मीनिंग होगा, आई एन का एक मीनिंग होगा, एम का एक मीनिंग होगा, आर. चलो इनका मतलब देखते हैं. जब हम गाड़ी कहते हैं, गाड़ी जी से होता है, इसका मतलब गामा रेडिएशंस मिलता है आपको. एक्स का मतलब है एक्सरे रेडिएशंस मिलता है आपको. यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट, ठीक है. और आयन का मतलब होता है इंफ्रारेड. क्या है क्या नहीं, सारी चीजें बात करेंगे. एम का मतलब होता है माइक्रोवेव, और आर का मतलब होता है रेडियो वेव, ठीक है. जो चीज आप अपनी नेकेड आई से देखते हो ना, वो ऐसा है, वो है यहां से यहां के बीच में विब ग्योर, ठीक है ना. आप यही देखते हो, VIBGYOR. ये जो पोर्शन है, ये आपको आपकी आंख से दिखाई दे रहा है, इसको हम लाइट कहते हैं. लाइट यहां से यहां तक फैला हुआ है, 400 to 700 नैनोमीटर्स में फैला हुआ है, बाकी सारा का सारा. तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग अंडर द सन, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इज नॉट द लाइट दैट इज ओनली कमिंग टू यू. यू आर गेटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में गामा रेज है, ठीक है. और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, थोड़ा हायर लेवल जानना चाहिए आपको, आप 9th में पढ़ चुके हैं. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऐसा रहता है, देखो फ्रीक्वेंसी ऐसा रहेगा. इस साइड में फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटती जाती है जैसे आप उस साइड जाते हो, ठीक है. तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा, हाईएस्ट. और यहाँ पे रहेगा लोएस्ट. हाईएस्ट का मतलब है कि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है, एनर्जी, या फिर पेनिट्रेटिंग पावर. पेनिट्रेटिंग पावर इसका हाईएस्ट है, और इसका सबसे कम है रेडियो वेव्स का. और एक और चीज की बात करेंगे, और वो होगी वेवलेंथ. वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसा रहेगा, वेवलेंथ इस साइड में बढ़ेगा, ये वेवलेंथ है, ठीक है. यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिनिमम मिलेगा. यहाँ छोटे छोटे वेव्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मिलेगा. और अगर हम फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करें और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करें, तो ये पूरा जो लाइट हमें सनलाइट से आ रहा है ईएमएस, इस ईएमएस का स्पीड क्या होगा, इसको हम बोलते हैं C, विच इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा. और इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. समझ में आया बेटा. आप टाटा स्काई देखो, आप एयरटेल में बात करो, आप घर में माइक्रोवेव में खाना बनाओ, अपना चेस्ट का एक्सरे ले लो, या लाइट देखो, सबकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ है. और ये स्पीड कहाँ पे होती है, ये स्पीड होती है एयर पे या फिर वैक्यूम में,
ठीक है ना, ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता है, बाकी मीडियम में स्पीड घटेगा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये लाइट के ऊपर में बहुत सारे थ्योरीज है, लाइट के ऊपर में सबसे पहले जो न्यूटोनियन थ्योरी था वो लाइट को कहता था कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ये कहता था कि लाइट एक पार्टिकल थ्योरी है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये आप पढ़ के आए हो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसीलिए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसका शैडो फॉर्म होता है, यही प्रमाण करता है लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। लेकिन ये सारा चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का गिर जाएगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और आप 11 में आके पढ़ोगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और यहां आप पहली बार पढ़ोगे कि लाइट बेंड भी होती है, लाइट बेंड होती है, ठीक है। अभी ये नहीं पढ़ना है हमें, अभी हमें बेंड मतलब बेंड राउंड द कॉर्नर, मतलब लाइट सीधा नहीं जाता है, लाइट ऐसा बेंड भी मारता है, जो कि अभी आपको पता नहीं। आप बचपन में क्या पढ़ते थे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उस दिन एक बुक पढ़ा, उसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ था that in kiddos days we are always taught light travels in a straight line, but as we grow higher light also becomes little bit matured and it starts bending, मतलब क्लास 11-12 में लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, लाइट बेंड होती है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है, जब आप लाइट की बात करते हैं you are actually talking in a very small segment of the electromagnetic spectrum which is between ultraviolet and infrared, ठीक है। इसके बीच में गामा रेज आपको कैंसर करवाएगी, एक्स रेज भी कैंसरस है, अल्ट्रावायलेट रेज भी कैंसरस है, इन सबको ओजोन लेयर काट देता है अच्छा सन। तो एक हाँ, डाउट है, जब हाँ, हॉस्पिटल में जब एक्सरे करते हैं तो हाउ डू दे लाइक इंश्योर कि एक्सरे लाइक द एक्सरे वेव्स डोंट हिट द बॉडी? हाँ, सो एक्सरे वेव्स नहीं, एक्सरेज, एक्सरे रे है। सो वेन एवर यू आर गिवन सेट टू अंडरगो एन एक्सरे और एन एमआरआई रेडिएशन, देर इज अ लॉस ऑफ सेल्स हो जाता है, इसलिए आपको बैक टू बैक एक्सरेज नहीं करवाते हैं। There is a damage which will happen to you, no doubt about that. Some cells will get killed, but you should rather ask me the question that, sir, if I am the hospital's operator, I will do X-ray of 800 people per day, right? मेरा काम ही है एक्सरे करना लोगों का। तो आप देखना उसको ना ऐसे ड्रेस देता है, और जब एक्सरे आपके बॉडी में गन किया जाता है, ही इज एक्चुअली, एक्सरे कभी लिए हो अपने बॉडी का किसी पार्ट का, हुआ है एक्सरे? हाँ। हाँ, आप भगवान ना करे अगर कभी भी लेना पड़े तो देखना वो आदमी एक एनक्लोजर में घुस जाता है। इट इज यू हु इज द विक्टिम, ही इज नॉट द विक्टिम, ही विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन अ सील्ड कंटेनर, कंटेनर में हाँ। घुस जाता है, वो हाँ, सामने नहीं रहेगा आपका। मेरे को एक पूरे दूसरे रूम में ही भेजा गया था। हाँ, आपको दूसरे रूम में भेज के वो दूसरे रूम में रहेगा, पर उसकी इंटेंसिटी कम रहती है, फिर भी हानिकारक है। रादर यू डिडंट आस्क मी वन मोर क्वेश्चन, सर ये जो हम घर में इतने राउटर्स वगैरह लगा रहे हैं, क्या ये हानिकारक है? सब कुछ ही है, ये राउटर भी माइक्रोवेव पे चल रहा है, रेडियो वेव पे चल रहा है। अगर आप देखो बचपन में बेटा बहुत सारे स्पैरोज होते हैं, आजकल स्पैरोज नहीं दिखते हैं। आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज वगैरह देखते हो जहां कोई ट्रेजर का जैसे कोई क्रिस्टल डायमंड रखा रहेगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ रेज व्हिच प्रोटेक्ट इट, एंड इफ समबडी हाँ। वांट्स टू स्टील इट, वो रे आने से इंट्रूडर इंट्रूडर बोल देता है। तो स्पैरो भी ना हमारी दुनिया को रेज में देखता है ऐसे। अब सब लोग अपने घर के ऊपर मोबाइल टावर्स लगाते हैं, पैसे मिलते हैं, तो आवर होल वर्ल्ड हैज, द सिटीज हैव बिकम अ जंगल ऑफ माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव नेटवर्क। इसलिए आजकल आपको बटरफ्लाईज नहीं दिखेंगे, गायब हो रहा है वो सब, स्पैरोज दिखते ही नहीं है। हम जब छोटे थे कितने स्पैरोज होता था। ये समझ में आया लाइट की कहानी? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपको जानना चाहिए। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बड़ा छोटा सा स्पेस लाइट होता है, और हम उसी के ऊपर पढ़ेंगे। लाइट को हम पहले कहते थे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो था न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बाद में वेव थ्योरी आता है, वेव थ्योरी कहता है लाइट बेंड। तो आप कहोगे तो एक्चुअल किस थ्योरी को माने? बेटा दोनों थ्योरी वैलिड है लाइट के लिए, डिफरेंट 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 फिनोमिनन को समझाने के लिए डिफरेंट दोनों थ्योरीज का यूज करते हैं। जैसे हम डिफ्रैक्शन वगैरह समझाते हैं, ये सब हायर क्लासेस में आएगा, तब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं। अभी हम लेकिन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ही जाएंगे, ठीक है ना। आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा शुरुआती नॉलेज, ठीक है, नॉलेज नंबर 1। अब नॉलेज 2 में जाते हैं। नॉलेज 2 में देखते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट आपके आईज में सेंस करती है, ठीक है, और इससे आप यू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड। ये फिर से क्लास 8 की बात हो जाएगी, ऑब्जेक्ट्स अराउंड। तो ऑब्जेक्ट को देखने का एक ही तरीका होगा। मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा एक फूल है, ठीक है, ये फूल है, और ये फूल मुझे कैसे दिखाई देगा? ये फूल है, ठीक है, क्या हो गया, ये एक सुंदर सा फूल, ठीक है।
अगर आपको ये फूल दिखना है तो इसके लिए तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, ऑब्जेक्ट चाहिए। नंबर टू, आपको एक व्यूअर भी चाहिए। ये व्यूअर है, ये जानवी को बनाते हैं व्यूअर इस बार। हाँ, ये हमारी व्यूअर है। और इस व्यूअर को ये अगर फूल देखना है तो आपको नंबर वन पे हो गया ये, नंबर टू पे व्यूअर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर थ्री, वो हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। अब इस एग्जाम्पल में मैं सन को ही ले रहा हूं, ठीक है। आप लाइट भी जला सकते हैं, जो भी चीज है आपकी मर्जी। तो सोर्स ऑफ लाइट लेने के बाद जानवी को ये फूल कैसे दिख रहा है, ये लाइट फूल पे गिर के जानवी के आंख में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आपको दिखेगा। अगर आपकी आंख में कोई चीज रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है तो वो मुझे नहीं दिखेगी। जैसे आप अगर मेरे रूम को भी देखो, मेरे पीछे एक बुक शेल्फ है, ठीक है। वो बुक शेल्फ मुझे नहीं दिख रहा है सामने, बिकॉज ऐसी कोई रे नहीं है जो बुक शेल्फ से मेरे सामने आ रहा है। लेकिन अगर मैं मेरे सामने एक मिरर रखूं, सो द रे विल स्ट्राइक द बुक शेल्फ, देन स्ट्राइक द मिरर, and then it will come to my eyes. I'll be able to see the books in the mirror. Are you getting my point? So in order to see anything, you need three things: the source of light, the object. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा व्यूअर। व्यूअर। और ये कौन है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक व्यूअर चाहिए। इज दिस मच क्लियर विथ ऑल ऑफ अस? ठीक है। अब बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट को लेके, ठीक है। ये सब क्लास 8 की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, नया कुछ नहीं बोल रहा हूं। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट में भी दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कैसा होगा कि ये मुझे एक ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकता है, ल्यूमिनस, या ये मुझे नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? जिसका ओन लाइट है, ओन जनरेशन है। किस चीज का? लाइट का। जैसे सन हो गया, है ना। इसके बाद आपका क्या हो गया, वो फायरफ्लाई हो गया। ये सब ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस क्या है? ये वो चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्स लाइट। जैसे जिस चीज को लेके बहुत सारे कवियों ने पोएम लिख दिया, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह सुंदर है। चांद का तो कोई लाइट ही नहीं है, चांद रिफ्लेक्ट करता है। और अगर दोनों में एग्जाम्पल देना चाहते हो ना, तो एक चीज होता है बल्ब। बल्ब, अगर हमारा बल्ब ग्लोन है तो वो ल्यूमिनस में आता है, और अगर हमारा बल्ब स्विच्ड ऑफ है तो वो किस में आता है? नॉन ल्यूमिनस में आता है। इसका सिंबल समझ में आ गया? इस ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, bodies which are able to generate light on their own are called luminous sources of luminous sources, and bodies which reflect light that is incident on them are called non-luminous. जानवी बेटू, यहां तक क्लियर? सब 8 की बातें हो रही हैं, कोई 9 की बात तो हो ही नहीं रही है अभी भी। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। अच्छा, ये हुआ सोर्स को लेके। अब ये सोर्स के ऊपर है ना, सोर्स। अब आओ देखते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा रहता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े थे। एक था ट्रांसपेरेंट, मेरा चश्मे का ग्लास। नंबर 2 ट्रांसलूसेंट, मेरा बाथरूम का ग्लास। नंबर 3 ओपेक। क्या ये समझाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक? जानवी क्लियर ऑन दीज 3 थिंग्स? ये तो बचपन वाली बात है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये भी आप जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लाइट हम कैसे देखते हैं? जब भी कोई चीज, अगर किसी ने आपको पूछा हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट, यू सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू यू, ठीक है। और इस चीज से हम लाइट को देखते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर। अब एक और कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, रे के बारे में। रे, अब ये रे जो है ना, ये रे हमारा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी, ये सब काल्पनिक है, ऐसा कोई रे वेक्टिक होता नहीं है। रे हम इसलिए देते हैं ताकि हम ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्री को समझ सके, ठीक है ना। अच्छा, अभी सुनो, यहाँ पे एक और बात होगी, आ जाओ। लाइट के स्टडी को फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ऑप्टिक्स, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है वेव ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स। आप पूछोगे सर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं सर, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। दोनों में फर्क क्या है? रे ऑप्टिक्स में जो हमारी ऑब्जेक्ट्स है ना, वो क्वाइट बिग ऑब्जेक्ट्स है, बहुत बिग है। बिग माने बिग वर्सेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा ऑफ लाइट, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और वेव ऑप्टिक्स में कैसा रहेगा? वेव ऑप्टिक्स में दे आर स्मॉल और कंपेरेबल, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब बहुत हाई एंड मैथमेटिक्स आएगा 12 में इसको लेके, ठीक है।
अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या, मान लो एकदम छोटा सा होल है, इतना छोटा, सर लाइट का वेवलेंथ कितना है, बहुत छोटा 400 नैनोमीटर्स, और मेरा होल भी 400 नैनोमीटर्स, तो आप बोलोगे सर कैसा रहेगा, स्टेपलर पिन से अगर होल कर दूं, स्टेपलर पिन का होल बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। अब आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज देता हूं बिफोर वी गो टू रे। मुझे बताओ, अगर मैं ये कमरा ऐसे बंद कर दूं, इस कमरे में दरवाजा है, और इस कमरे में साहेब को बिठाऊं, यहां पे म्यूजिक चलाऊं, साहेब को सुनाई देगा? कैसे सुनाई दे रहा है? Wait, साउंड वेव्स ना बेंड करके जा रही है, सीधा सीधा तो जा नहीं पा रही है, बेंड करके जा रही है। साउंड वेव्स की जो बेटा जो स्पीड होती है और वेवलेंथ होती है ना, दे आर वेरी मच कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी काफी छोटी होती है। इसलिए आपको क्या लगता है कि लाइट सीधा ही जाता है? नहीं, आप एक काम करना, एक रूम को अंधेरा कर देना, यू डू डार्क, एक रूम को डार्क कर दो, और अपने ड्राइंग रूम में लाइट जला के रखो। आप देखना दरवाजे के कोने में लाइट है स्क्रेप्ट इन, कैसे घुसा लाइट आपके रूम में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बेडरूम में लाइट बंद कर दो और हॉल में लाइट ऑन करो। रात को जब उठ के जाते हो कभी कभी फ्रिज से पानी लेने के लिए, सब रूम का लाइट थोड़ी जलाते हो, आपको कैसे दिख रहा है? सो लाइट डज बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, but at that time the obstacle has to be very small. That we'll study in wave optics. In class 10 we'll be studying very detailed ray optics, and a lot of class 10 marries to class 12. इसलिए क्लास 12 में अगर रे ऑप्टिक्स अच्छा करना है, अभी आप रे ऑप्टिक्स को अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले रे। रे बेटा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम क्यों देते हैं? ताकि हम रे ऑप्टिक्स का जो है ना, रे ऑप्टिक्स के ज्योमेट्री को समझ सके। ये पूरा ज्योमेट्री का खेल होगा अभी, और इस ज्योमेट्री के खेल को चलने के लिए हमें रे चाहिए। तो रे होता क्या है? रे कुछ इस तरह होता है, देखो, रे ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है? और ये रे कैसा रहेगा? ये रहेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। कहने का मतलब है इस साइड से सोर्स रहेगा, और ये इस साइड को जा रहा है, इस साइड को ट्रेवल कर रहा है, ये रे है। तो जो सोर्स है, सोर्स कई रेज एमिट करती है, रे पूरा काल्पनिक है, हाँ बेटा, इट्स नॉट समथिंग आपको ऐसा रे दिखेगा नहीं, ऐसा रे जा रहा है करके। ये रे हमने कल्पना की है, क्योंकि हमें ज्योमेट्री समझना है, उन डायग्राम्स को समझ। जैसे हम कहते हैं ना, कार इज मूविंग विद अ फोर्स, तो आप एक एरो ड्रॉ कर देते हो, फोर्स थोड़ी वो एरो होता है, लेकिन आप ड्रॉ करते हो। तो लाइट को समझने के लिए हमें एक रे का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, ये इमेजिनरी है, और ये सोर्स से ट्रेवल करता है, ठीक है? एंड रे है तो ये स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे हम, ये जो हमारी पूरी चैप्टर चलेगी ना, वो इस पे चलेगी, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, क्योंकि आप अभी बच्चा हो, तो आप लाइट ट्रेवल स्ट्रेट के कॉन्सेप्ट से ही पढ़ोगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी बेंडिंग। सो आर वी क्लियर सो फार? वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया, फिर वी स्पोक अबाउट ऑब्जेक्ट, सोर्स, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सब बचपन की बातें बात कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो आपने सीखा, रे, ठीक है? रे मतलब झाड़ू का एक तिनका, और बहुत सारे झाड़ू के तिनके अगर आप ले आओगे तो क्या बन जाएगा? वो भी झाड़ू बन गया। तो इस झाड़ू का नाम हमारे ऑप्टिक्स में क्या है? इसको कहते हैं बीम। बीम होता है हमारा कलेक्शन ऑफ रेस, कलेक्शन ऑफ रेस। बताओ दोनों बच्चा, यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी चीज पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट नहीं, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने रे देख लिया, हमने बीम देख लिया, तो इसके बाद हम देखेंगे, हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा हैंग हो रहा होगा, हाँ, आई थिंक माय प्रोसेसर हैज हीटेड अप बैडली, सो या आई फील दैट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बाद में, डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, बिना इसके रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा। सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और रिफ्लेक्शन को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं व्हाट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस? ठीक है, आओ। सबसे इजी डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है प्लेन मिरर, और इसका स्पेलिंग होता है, प्लेन डोसा वाला स्पेलिंग मत लिखना, लड्डू मिलेंगे। PLANE, प्लेन, प्लेन मिरर, बट इज प्रोनाउंस्ड एज प्लेन। ओके, अब थोड़ी देर हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। अगेन, डू नॉट राइट द स्पेलिंग एज प्लेन डोसा, PLAIN, इट्स PLANE, प्लेन। प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर बनाने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें सबसे पहले लेना चाहिए 200 ग्राम जीरा, जैसे एक ग्लास का स्लैब। प्लेन मिरर मतलब समझे, जिसके सामने बैठ के ब्रश करते हो ना सुबह, दैट्स अ प्लेन मिरर। तो उस प्लेन मिरर को हम कैसे बनाते हैं? प्लेन मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पतला सा ग्लास का स्लैब। ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया, शीशा। और इस ग्लास स्लैब के जो पिछले साइड है ना, उस पे हम चढ़ाएंगे एक तरह का, क्या, सबसे पहले हम उसमें चढ़ाएंगे एक हल्का सा लेयर ऑफ व्हाट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिंग लेयर, एंड दिस लेयर इज यूजुअली ऑफ सिल्वर। जितना महंगा ग्लास होगा, ग्लास की पूरी कॉस्ट इस लेयर के लिए होती है। ये सिल्वर की अगर है तो सबसे बढ़िया ग्लास है, लेकिन हम लोग इतना सिल्वर अफोर्ड नहीं करते। वी हैव एक्चुअली पुट समथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक सिल्वर। ओके, how many of you in your homes or somewhere you have witnessed that there is a mirror in the wash basin where you brush your teeth or you get yourself freshened up, और वो मिरर पुराना हो गया तो मिरर के पीछे से ना पतला सा चद्दर जैसा निकलते रहता है। देखना, मिरर पुराना हो गया है अगर, तो थोड़ा सा हल्का हल्का, वेरी घटिया मिरर जो होते हैं, थोड़ा सा अभी साहब खोल के देख रहा है कि चद्दर निकला है कि नहीं, हल्का हल्का एजेस से आपको चद्दर निकालना शुरू हो जाता है। दैट इज दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बहुत ही थिन होता है। तो सर हम एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये करो, आपकी मम्मा के पास जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, जिससे हम खाना पैक करते हैं, उसको उसको ये मत करना, डोंट हैव रिंकल्स ऑन इट, उस एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दो तो भी आपका मिरर का काम करेगा, बट नॉट दैट गुड। नाउ वंस यू हैव डन दैट, to protect this particular layer of what you call the shiny surface, we will put one layer of paint behind it, ऐसा रेड ऑक्साइड पेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो 3 लेयर हो गया हमारा, ठीक है ना, 3 लेयर हो गए हमारे। एक हुआ ग्लास स्लैब, और उसके बाद होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये सिल्वर होता है। सिल्वर जो है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह सब में सिल्वर की काम होती है, सारे स्पेस शटल में सिल्वर का काम होता है। इसलिए जहां कोई स्पेस शटल गिर गया नदी में, डूब जाओ और जाके उसको ले लो, उसमें बहुत चांदी मिलेगा, सिल्वर होता है। ठीक है, और इसके पीछे क्या लगा रहता है? इसके पीछे लगा रहेगा प्रोटेक्टिव लेयर। ये है हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर यूजुअली बनता है रेड ऑक्साइड, लाल रंग होता है। देखना, कोई भी मिरर आप दुकान में खरीदने जाओगे ना, तो मिरर का पीछे वाला साइड जो है रेड कलर का होता है, इस कॉल्ड रेड ऑक्साइड लेयर। समझ में आया? और यहाँ भाई साहब हमारे साहिबवीर सिंह इसके सामने खड़े होके सजते संवरते हैं। तो ये वाला साइड क्या कहलाता है हमारा? ये वाला साइड कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सब क्लास 8 में पढ़ चुके हो, लेकिन 8 में तो गोली मारे हो कोरोना के नाम पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम ऑप्टिक्स में बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, पॉलिश सरफेस का एक और पर्यायवाची है स्मूथ सरफेस। जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। रादर आई विल एडवाइज यू टू यूज द वर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको, और दूसरे वाले साइड का नाम क्या है सर? दूसरे वाले साइड का नाम है रफ सरफेस। रफ सरफेस। आपने ये दो दाम क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जब जब हम इस मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे, हम इतना बड़ा ड्राइंग नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पीछे एचिंग कर देंगे। एचिंग, एच्ड, ETCHED, एच्ड। तो एच करने के बाद ये जो हमें साइड मिला, इसको हम कहेंगे रफ साइड, रफ साइड। और ये जो हमारा साइड है, इसको हम कहेंगे स्मूथ साइड या रिफ्लेक्टिंग साइड। तो अभी अगर जानवी को अपने आप को देखना है तो वो किस साइड खड़ी होगी? वो इस साइड खड़ी होगी। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ये जानवी है। तो जानवी का इमेज किस साइड में बनेगा?
जानवी का इमेज इस साइड में बनेगा। और इस इमेज में खासियत क्या है, हमारी जानवी ने यहाँ राइट हैंड में कैसियो का घड़ी पहना है, ये घड़ी जानवी को लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। याद है ना ये सर, लैटरल इन्वर्शन नाम का चीज पढ़ा था। व्हाट इज लैटरल इन्वर्शन सर? एम्बुलेंस, कूदो खिड़की से। एम्बुलेंस इज एन एप्लीकेशन। लैटरल इन्वर्शन मींस व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, लाइक तुम्हारे कैमरे का सेल्फी, मोबाइल में जब आप सेल्फी लेते हो, है ना, नॉर्मल साड़ी वाली लेडी को गुजराती लेडी लगता है, क्यों? क्योंकि पल्ला उल्टा हो गया, ट्याऊ। वो भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो क्या आपको प्लेन मिरर क्लियर हुआ बेटा? प्लेन मिरर किससे बनता है? कोई भी ग्लास स्लैब, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस यूजुअली होता है सिल्वर का। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कौन है? सिल्वर। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सबसे बढ़िया हीट का कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज फॉर लाइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रेड ऑक्साइड हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो एक साइड में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक साइड में हमारा रफ सरफेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई सवाल? बस क्लास 8 का भी लास्ट का 10 मिनट दिखाने वाला हूं, इसके बाद क्लास 8 टाटा। ये तो आपको मैं, आई एम प्रिपेयरिंग यू। जैसे मंत्र शुरू होता है ओम स्वस्ति ना, वो हुआ, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है अब तक। आ जाओ, लास्ट क्लास 8 की बातें और फिर हम चलेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सर किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक? हमारा कैरेक्टरिस्टिक सर हम तो पढ़ते ही नहीं है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हिंदी में उसकी विशेषताएं क्या होती है। आओ बच्चों देखते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले बना लो एक ग्राउंड लेवल। सर ये है हमारा ग्राउंड लेवल, इसको हमने नाम दिया जीएल। इस जीएल के ऊपर रखो एक मिरर, सर हमने रख दिया एक मिरर। और इसके सामने रखो एक ठो लड़का, शैतान सा, साहेब जैसा, सर हमने रख दिया साहेब जैसा लड़का। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि इस टाइम पे तो हम घर में पपीता खाते थे वीडियो ऑफ करके, क्लास 8 में। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और साहेब का इमेज कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। ये है हमारा साहेब, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी इमेज डिस्टेंस। भाई साहब जान लो, बाद में नहीं बताएंगे, ये सब एक बार में ही होता है, ठीक है। ट्रायल वर्जन दे रहा हूं आपको। ये हो गई हमारी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आईडी और इसको मैंने बोला ओडी, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ओडी इज इक्वल टू आईडी। 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, याद रखना, समझना। ओडी इज इक्वल टू आईडी, समझ में आया? एक चीज बोलो सर। कार में जो मिरर होते हैं उनमें कभी कभी लिखा होता है ना कार ऑब्जेक्ट। का मिरर प्लेन मिरर ही नहीं है, सबसे पहली बात। इसलिए लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर क्लोज टू क्लोज, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू क्लोज देन दे आर। कार का मिरर प्लेन मिरर है ही नहीं, उसके बारे में बाद में विस्तृत बात करेंगे। कार में जो मिरर है ना बिट्टू, वो कार का मिरर प्लेन मिरर नहीं है। क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है, क्यों नहीं है। एक चीज सोचो ना, तुम जब ड्रेसअप होते हो मिरर के सामने, तुम्हें मिरर में जो दूसरा आदमी साहेब दिखता है वो तुम्हारी आकार का दिखता है या मोटा पतला लंबा दिखता है? कैसा दिखता है? सेम दिखता है। सेम ही दिखता है ना। तो गाड़ी में अगर प्लेन मिरर होगा तो पीछे में एक हाथी रहेगा, तो बिल्कुल उतना बड़ा हाथी गाड़ी के सामने दिखेगा ना तुमको। पूरा मिरर में सिर्फ हाथी ही आएगा खाली, ऐसा थोड़ी है। प्लेन मिरर नहीं रहता है गाड़ी में, ठीक है। दूसरा बात होता है इमेज की जो हाइट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। लेकिन यहाँ पे औरतों और लड़कियों का बहुत
हल्ला गुल्ला रहता है, वो लोग कहते हैं ये तुम्हारा मिरर में ना मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही हूँ। मैडम आप मोटी हो इसलिए मोटी दिख रही हो, मिरर का कोई दोष नहीं है ना। जानवी ऐसे कहते हैं ना बहुत लोग, आपके मिरर में ना मैं थोड़ी सी मोटी दिखती हूँ, वैसे मैं इतनी मोटी हूं नहीं। नहीं, आप मोटी ही हो इसलिए आप मोटी दिख रही हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम होता है बेटा। ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ की दूरी ऑब्जेक्ट हाइट होगी और यहां से यहाँ की दूरी इमेज हाइट होगी। ये हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। ठीक है ना। सो ऑब्जेक्ट हाइट को अगर हमने मान लो h1 बोला तो इसको हमने h2 बोला, तो इसको हमने h1 लिखा, इसको हमने h2 बोला। ये दो चीज हमें आ गई। ठीक है, तीसरा देखो तो, अगर साहेब सीधा खड़ा है उसका इमेज थोड़ी उल्टा बनता है, नहीं बनता है, तो हम कहते हैं इमेज इज इरेक्ट। जैसा तुम वैसा ही, इमेज इरेक्ट है, तुम सीधा तो तुम्हारा इमेज भी सीधा। ये तीसरा हो गया। चौथा होता है इमेज इज वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज है। अच्छा, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, देखो रियल और वर्चुअल का मतलब समझो। रियल इमेज फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। अब ये सब मनगठित बातें हैं, रे काल्पनिक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। तो सर वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है फॉर्म्ड बाय एक्सट्रापोलेशन, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, आप खींच के बना रहे हो, एक्सट्रापोलेशन ऑफ रेज। ठीक है ना, रेज के एक्सट्रापोलेशन से होता है। ठीक है, अब उसको भी देखेंगे कैसे वर्चुअल इमेज होता है। चलो थोड़ा सा वर्चुअल और रियल का कहानी देख लो। तो मान लो बेटा ये हमारे पास है एक ठो मिरर, ठीक है ना, ये हमारे पास है एक ठो मिरर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। सपोज यू हैव वन रे विच इज गॉन लाइक दिस, one ray which has gone like this ray has gone away like this ray has gone away like that. एक्सट्रापोलेट करो दोनों रेस को दोनों तरफ में, तो यहाँ आपको बेसिकली वो इमेज मिलता है। दिस इज कॉल्ड द रेज एक्चुअली वेर इंसिडेंट इन दिस मैनर एंड इट वेंट आउट लाइक दिस। एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेस का, एक्सट्रापोलेट करने के बाद हो रहा है, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस, इमेज इज इरेक्ट, एंड 5 is most important, image is horizontally flipped, और horizontally flipped का मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको, What is this? Inversely flipped. हाँ, इसका फिनोमेनन का नाम क्या है, क्लास 8 में पढ़ा है, Mirror reflect. अभी तो बोला था मैं, एम्बुलेंस में जो होता है। Mirror. What is the word? What is the phenomenon known as? Lateral inversion. Lateral inversion. हम कहते हैं the image is laterally inverted, horizontally flipped रहता है। So हम कहते हैं why is the word ambulance written in reverse order? The word ambulance is written in reverse order because if the ambulance is behind you, you are supposed to give way to the ambulance. So how will you know? On your mirror you will see the word ambulance in the right order. समझ में आया? एम्बुलेंस में उल्टा करके इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जब मेरे मिरर पे गिरेगा और मेरी आंखों में आएगा तब उल्टा एम्बुलेंस मुझे सीधा दिखेगा। और कुछ वर्ड्स बताओ तो जो लैटरली इन्वर्ट करने से भी ऑप्टिकली स्टेबल है, जैसे द वर्ड एम को रिवर्ट करो कुछ नहीं होता है, ए वी डब्ल्यू ओ आई, समझ में आ रहा है, एक्स वाई, इनको लैटरली इन्वर्ट करने से भी कुछ नहीं होता है, वो जैसे क्या है वैसे ही है। क्लियर? Z इन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, Z उल्टा हो जाएगा, Z उस तरफ मुंह खोल देगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर के ये सब क्लास 8 तक था। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में OD इज इक्वल टू ID, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज हॉरिजॉन्टली फ्लिप, और ये होता है लैटरल इन्वर्शन। चलो अब हम आ गए हैं डिफाइन करने के लिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। Reflection is when a light ray strikes a reflective surface, it is sent back to the same medium from which it was incident upon.
तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये बचपन बचपन चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर में एक लाइट रे आके स्ट्राइक करती है। कैसे स्ट्राइक करती है बेटा? ऐसे आके स्ट्राइक करती है यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो इसको एक नाम देना चाहिए। मान लो हमने इसको नाम दिया एओ। एओ इज अ रे ऑफ लाइट विच इज, इस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ क्लास 8? इंसिडेंट रे। और फिर हम ओ को क्या बोलेंगे? ओ को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे लाइट आके हिट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन बाय व्हिच a ray of light, when it is incident on a reflective surface, is sent back to the same medium from where it came। ठीक है, ये इसको उसी मीडियम में वापस धकेल दिया। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बी नाम देंगे। और इस चीज को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो समझ में आ गया? व्हाट इज एन इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट which falls on a reflective surface is called an incident ray, and the point on which ray है तो वो एक ही पॉइंट पे जाके गिरेगा। the point on which it falls is known as the point of incidence, and the point from where the reflected ray originates is also the point of incidence, and the ray which is now going back to the medium is known as reflected। इसको हम एक मीडियम बोलते हैं। मान लो ये मीडियम हमारा एयर है, ये एक मीडियम है जिस मीडियम से आ रही है, ये मान लो एयर है अभी हमारा, ठीक है ना। सर दो मीडियम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े होके अपने डुबोए हुए पांव को देखते हो तो आपका पांव टेढ़ा टेढ़ा दिखता है। तो दैट इज, देयर आर टू मीडियम्स, वन इज एयर एंड वन इज वाटर। राइट नाउ यू आर सीइंग इट ओनली थ्रू वन मीडियम, ठीक है। पहले गाड़ी आगे बढ़ाए। ओके चलो, हमने इंसिडेंट रे को देखा, हमने रिफ्लेक्टेड रे को देखा, हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखा। अब यहाँ पे एक और थर्ड काल्पनिक पर्सन आ जाता है रोल करने के लिए। टू ड्रॉ वन मोर, एक और काल्पनिक थर्ड रे आ जाती है हमारी, और वो थर्ड रे होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल का एक डेफिनेशन होता है, हम नॉर्मल डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एन, और एन डैश लिख लिया, ठीक है। तो तीन किरदार यहाँ पे हुए बच्चों। तीनों किरदार में कौन कौन हुआ? एक इंसिडेंट रे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तीसरा हमारा नॉर्मल हुआ, और चौथा आपको जानना चाहिए एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये चार चीजें हमने देखने को मिली। और पांचवा ऑब्वियसली यू हैव टू हैव योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, और ये सब वही है। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, बार बार बोल रहा हूं, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको एग्जाम में गड़बड़ी करने के लिए कैसे बोलेगा? आपको बोलेगा ऐसे, देखो आपको ये एंगल बता देगा, ये 30 डिग्री देगा, और आप लोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 30। नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। It is always the angle made by the incident ray with the normal, that is known as angle of incidence। और उसी तरह the angle made by the normal with the reflected ray R is known as angle of reflection, ठीक है। तो यानी कि आपको दो और किरदार समझ में आया, 6th and 7th। 7 चीजें आपको देखने में मिली। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, समझ में आया। और यहां से सेट हो जाती है हमारी स्टोरी कानून को समझने के लिए, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो हर कोई बच्चा भी समझ लेता है। पहला लॉ ये कहता है, नंबर 1, दैट एंगल, पहला लॉ कहता है I इज इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ये है हमारा पहला लॉ। आई बात समझ में भाई साहब? बहुत ही आसान चीज है। दूसरा लॉ हमें कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence
all lie on the same plane. ये थोड़ा समझने में लोगों को मुश्किल होता है, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie at the same plane, on the same plane. आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मान लो हमारे पास ये, मेरे पास दो पेन है, एक लाल पेन है और एक ब्लैक पेन है. ठीक है, ब्लैक पेन को मान लो इंसिडेंट रे और लाल पेन को मान लो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे मैंने एक और लिया है नॉर्मल है, ये नॉर्मल बीच में रहता है. दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है पता है? दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब है कि आप तीनों के पीछे एक किताब लगा सकते हो, एक ही प्लेन में है. को प्लानर जिसको हम कहते हैं, को प्लानर, समझ में आया? जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल फोन एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन में तीनों है. सर इसका ऑपोजिट मतलब क्या? मतलब ऐसा देखो, नॉर्मल ऐसा है, इंसिडेंट रे ऐसा है, ऐसा ट्राइपॉड के स्टैंड की तरह देखो ऐसा. अब इसमें मैं कभी भी एक किताब लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं. टू रेस कैन बी को प्लानर, थ्री रेस को को प्लानर करना बड़ा मुश्किल होता है. जैसे हम कहते हैं ज्योमेट्री में, कैन टू लाइंस बी को प्लानर? यस, दे आर ऑलवेज को प्लानर. कैसे भी रखो एक सरफेस लगा सकते हैं. थ्री लाइंस विद अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन विल बी को प्लानर. तो इसका मतलब है ये तीनों रेस को प्लानर है, सब एक ही प्लेन में है. क्या आपको ये चीज समझ में आई अभी? क्लियर? ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया. थोड़ा सा शुरू करके फिर आज रख देंगे, डोंट वरी. तो यहाँ रिफ्लेक्शन की कहानी खत्म हो जाती है. फ्रॉम आपने अभी तक जो रिफ्लेक्शन पढ़ी है, ये ऑल वाज क्लास 8. दिस वाज, एंड एज आई एम साइनिंग ऑफ क्लास 8 आई एम राइटिंग you only learned something here which was reflection from plane surface or plane mirrors. क्लास 10 ये नहीं सिखाता है. क्लास 10 हमें सिखाता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. बस थोड़ा सा बता के छोड़ देंगे, डोंट वरी. रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, अब ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ऐसा फर्क है, क्या किसी को थोड़ा भी वो याद है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डू यू रिमेम्बर? क्लास 8 में पढ़ा था. ठीक है, चलो देख. अगर आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, तो कुछ ऐसा होता है. अगर मिरर पे कोई पैरेलल बीम ऑफ रेज आके इंसिडेंट होएगी ना, तो आपको लॉ तो पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चलो वो लॉ भी बना लेते हैं. कैसा रहेगा? हर एक इंसिडेंस के लिए आप बना लो एक शह, हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए एक नॉर्मल बना लो. एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल. सर इतने नॉर्मल बनाते बनाते हम ही अब नॉर्मल हो गए, मत होना. ठीक है, ये हमारा तीसरा नॉर्मल. ठीक है, तीन नॉर्मल हो गए, और तीनों में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या देखने को मिलेगा? देख जानवी बेटा, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस. मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये पैरेलल आ रहा है ना, तो सब आपको बराबर होगा. I1 ही आएगा, सब पैरेलल बीम है ना, ऑल विल बी सेम. I1. तो इन सब के रिफ्लेक्टेड रेज भी बना देते हैं. कैसे बनेंगे? जस्ट इक्वल टू R1, R2 और R3. क्या आपको ये चीज समझ में आया? सर सारे रिफ्लेक्टेड पैरेलल होंगे क्योंकि एंगल सेम है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अच्छा, इसको जानने से पहले एक और चीज जान लेंगे. जब भी कोई बीम आपके पास आता है ना, whenever a beam comes then the rays are parallel. रेज आर पैरेलल, ये थॉट प्रोसेस है. बीम का रेस पैरेलल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पैरेलल रेज आ रहा है आपको इंसिडेंट, और ये भी पैरेलल रेज होंगे. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगले क्लास में बताऊंगा, वो क्लास 8 में है, 10 में है नहीं, पर योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट is not reflected as parallel, it is reflected in ara tera. Then your mind should ask, then sir you mean to say in diffuse reflection there is no observation, or they don't observe the laws of reflection? No. Laws of reflection को तो obey करेगा ही. A law is a law, you can't disobey it. बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की कहानी कुछ और होती है. और बेटा सबसे सुंदर चीज क्या है? हमारे इर्द गिर्द सब कुछ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता ना, पूरा दुनिया हमें एक शीशे का कमरा दिखता. जैसे आप कभी कभी ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में घुस जाओ और सब टीवी बंद कर दो, तो आपको कैसा लगेगा? सबकी तरफ आप अपने आप को ही देख रहे हो.
You are understanding? If you look at the table, if everything is regular reflection, it will be horrible. You can't read, write, nothing you can do. Everywhere you will see reflection. समझ में आ रहा है? एक ग्लास के डाइनिंग टेबल में पढ़ने बैठो और ऊपर ऐसा टेबल लाइट लगा लो, तो आपको कैसा रहेगा? बेवकूफ की तरह नीचे से एक टेबल लैंप दिखेगा। आप पढ़ पाओगे क्या? तो आपको ग्लास टेबल लैंप में क्या लगाना पड़ेगा? टेबल क्लॉथ डालना पड़ेगा, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे। सो लाइफ में हमें हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स में खासियत क्या है? स्फेरिकल मिरर्स में जब हमारा पैरेलल बीम आता है ना, पैरेलल बीम, पैरेलल, ये है हमारा पैरेलल बीम, ये इससे जो हमारी रेज होंगी ना, ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस 1, या तो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज मतलब मिल जाना, हमारे व्यू कन्वर्ज करते हैं, या फिर ये डाइवर्ज करेगी, मतलब ऐसे हमारे पास दो रेज हैं। ये रेज जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस को हिट करेगा, स्फेरिकल मिरर को हिट करेगा, मतलब स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग, इसके बाद दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, या तो रेज ऐसे हो जाएंगी, या फिर ऑप्शन 2, रेज ऐसे हो जाएंगी। पैरेलल तो नहीं होगा साहब, पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे आज रोकेंगे हम, और अगले क्लास से हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है सबसे पहले, और स्फेरिकल मिरर से, और बड़ा मजा है, छोटा चैप्टर है इतना, आप यू विल बी ओनली एबल टू डू न्यूमेरिकल्स आना चाहिए आपको करना, दोज आर द ट्रिकी वंस। सो वी विल फटाफट जाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड, आज जो जो पढ़ाया समझ में आया ना, तो इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन